हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है द साइंस ऑफ एचआईवी एंड एड्स। नाउ सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एड्स या एचआईवी है क्या। एड्स का अगर हम पूरा नाम देखें तो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ऐसा रोग जिसको अर्जित किया गया है, एक्वायर्ड किया गया, यानी कि स्वयं अपने आप में एक रोग नहीं है, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो होता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है कि कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां जो सामान्यतः हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा क्योर हो जाती है या डायग्नोस हो तो इम्यून सिस्टम जो है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन इस रोग की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन सामान्य बीमारियों के प्रति भी लड़ नहीं पाता है और यहाँ कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शन यानी कई सारे संक्रमण एक साथ होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है या नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक सिंड्रोम बोलते हैं, अर्जित सिंड्रोम, यानी किसी और की वजह से हुआ ये रोग। और वो और क्या है? एचआईवी वायरस है, जिसको नाम दिया गया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये तो हुआ कि एड्स या एचआईवी है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इसके इतिहास की कि एचआईवी वायरस कहाँ से आया या सबसे पहले कहाँ पता चला। नॉर्मली ये माना जाता है कि 1980s के अंदर यूएसए के अंदर इस रोग का पता चला सबसे पहले, और इस वायरस का डायग्नोस हुआ इस वायरस का। लेकिन ये सही नहीं है। आज जो हमारे पास में कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है, ये वायरस बहुत पहले यानी 1980s से भी पहले ह्यूमन चेन में प्रवेश कर चुका था। जैसे अपन बात करते हैं एक 1959 के अंदर एक व्यक्ति का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया था, लेकिन बहुत बाद में यानी 1980s के भी बाद में 1999 के अंदर इस ब्लड सैंपल से इस वायरस की पुष्टि हुई। यानी कि 1980 में जब इसका वायरस का पता चला, उससे बहुत पहले भी ये ह्यूमन चेन में प्रवेश कर चुका था। और ये जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति अफ्रीका से संबंधित था, और अफ्रीका में भी अपन देखते हैं कि कहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ के शहर के भाषा से का रहने वाला था या वहाँ से संबंधित था ये व्यक्ति। तो ये जो वायरस की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ पर हुई? अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और वहीं से ये ह्यूमन चेन के अंदर प्रवेश किया गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ तो पता चल गया कि 1980 से बहुत पहले ह्यूमन चेन के अंदर प्रवेश कर गया था। तो रिसर्चर के ग्रुप ने इसकी जो ये एचआईवी वायरस है, इस वायरस का एचआईवी वायरस से एक लिंक पाया। एचआईवी वायरस क्या है? सीनियर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि नॉर्मली चिंपैंजीज या एप्स के अंदर, बड़े बंदर जो हैं उनके अंदर एक वायरस पाया जाता है। और ये जो वायरस एचआईवी वायरस है, इसकी एचआईवी वायरस से काफी हद तक समानता प्रदर्शित हुई। तो ये जो वायरस था वो किसमें मिलता था? चिंपैंजीज के अंदर। तो यहाँ चूंकि एचआईवी वायरस एचआईवी से काफी हद तक समानता रखता है, जिससे रिसर्चर्स का ये मानना था कि ये जो वायरस है वो चिंपैंजीज के द्वारा या बड़े एप जो हैं उनके द्वारा मनुष्यों में ट्रांसफर हुआ है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ डिड एचआईवी क्रॉस फ्रॉम चिंपैंजी टू ह्यूमन, कि कैसे चिंपैंजी से ह्यूमन में आया होगा। नॉर्मली अपन देखते हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर बंदरों का या बड़े बंदरों का, इसमें चिंपैंजीज भी इंक्लूड है, उनको शिकार किया जाता है, उनका मांस खाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बिलीव किया गया, सोचा गया कि किसी कारण से ये जो हंटर्स थे, शिकारी थे, वो इन इन्फेक्टेड चिंपैंजीज के जो ब्लड था उनके संपर्क में आए, और इस तरह से ये जो वायरस है वो ह्यूमन चेन में प्रवेश कर दिया। और इसके बाद में इसने अपना फॉर्म बदला और बाद में ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो गया। आज की तारीख में देखते हैं 4 स्ट्रेन आपको दिखाई देते हैं MNOP, जिसमें सबसे जो मेन स्ट्रेन है वो कौन सा है? M स्ट्रेन है। इसके अलावा एचआईवी जो चिंपैंजी से मिला था, एचआईवी जो चिंपैंजी से ट्रांसफर हुआ उसको HIV1 बोलते हैं। और इसी तरह से एक और बंदर है, जो बंदर का नाम है वो है, दूसरा जो बंदर है वो है मैगबीज बंदर। मैगबीज बंदर से भी इसका एक स्ट्रेन जो है ह्यूमन चेन में प्रवेश किया गया।
शिकारी थे उन शिकारियों का की वजह से ह्यूमन चेन के अंदर ये क्या हुआ, प्रवेश किया। देन कब और कहां पर, तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि अफ्रीकन जो कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके शहर किन्शासा के अंदर इस तरह का जो ये बंदरों का मांस का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस जगह पर सबसे पहले ये ह्यूमन चेन में प्रवेश किया होगा। ठीक है। देन व्हाट हैपेंस इन 1980s इन यूएसए। अब अपन वापस आते हैं 1980s के अंदर, जहां यूएसए में सबसे पहले इस रोग का पता चला। और कैसे पता चला, वहां पर कुछ अनकॉमन संक्रमण देखे गए। अनकॉमन संक्रमण का मतलब जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जिनमें बहुत छोटी-छोटी बीमारी जैसे न्यूमोनिया जो कि एकदम से सीरियस हो गया, लंग्स न्यूमोनिया था वो, या लंग इन्फेक्शन जो था वो सीरियस इन्फेक्शन के अंतर्गत आ गया। इसी तरह से कापोसी सार्कोमा, ये भी एक डिजीज जो था, एक कैंसर का रोग था जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता लेकिन उन मनुष्य में पाया गया। और जब डिटेल में देखा गया या इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये जो लोग थे वो सब कौन से थे, गे मनुष्य थे, होमोसेक्सुअल मनुष्य, होमोसेक्सुअल लोग जो थे उनके अंदर ये बीमारी के लक्षण ज्यादा दिखाई दिए गए। देन जब इसका डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये किसी एक वायरस की वजह से हो रहा था, जिसको बाद में नाम दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। शुरुआत में इस वायरस को एक और नाम दिया गया था क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट जो है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम पर अटैक करता था, इसीलिए इसका शुरुआती नाम जो है वो दिया गया लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। इसी तरह से शुरुआत में इसको गे वायरस भी, यानी जो क्योंकि गे लोगों के अंदर मिलता था इसलिए उनसे संबंधित वायरस से माना गया। लेकिन बाद में यानी कि 1982 के अंदर, 80s की बात थी, 1982 के अंदर देखा गया कि केवल ये गे मनुष्य के अंदर नहीं बल्कि जो हीमोफिलिक मनुष्य थे उनमें भी, क्योंकि उनको रक्त की आवश्यकता होती थी, या फिर ऐसे मनुष्य जो ड्रग एडिक्ट थे, जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते थे, उनके अंदर भी ये पाया गया। देन इसकी परिभाषा जो चेंज हो गई है, केवल गे मनुष्य में नहीं मिलता बल्कि ऐसे सभी केसेस जिनके अंदर किसी न किसी तरीके से या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ या संक्रमित ब्लड के संपर्क में आया है, उनके अंदर ये रोग हो सकता है। देन बाद में ये पाया गया 1983 के अंदर ये भी पाया गया कि ये अजन्मे बच्चे को जो है माता के गर्भ से भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई से जुड़ा हुआ होता है। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिलाने वाली माता है उनके द्वारा भी उनके बच्चों में ये जा सकता है। देन देखते हैं कि 1983 के अंदर ही जो पास्चर इंस्टीट्यूट है फ्रांस का, वहाँ इसको सबसे पहले खोजा गया था, इसके बारे में पता लगाया गया था। देन यूएसए के अंदर, यूएसए की लेबोरेटरीज के अंदर इसका नाम दिया गया, और क्या नाम दिया गया, HIV नाम दिया गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दिया गया। तो ये तो इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है, काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन चूंकि अपने को शॉर्ट में टॉपिक देखना है इसका, तो ये शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी कि HIV वायरस कहां से ओरिजिनेट हुआ और कैसे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन चेन के अंदर आया। नाउ बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, HIV वायरस की स्ट्रक्चर कैसी है। अगर अपन बात करें कि ये जो वायरस है ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रेट्रोवायरस है, RNA रेट्रोवायरस है। अब रेट्रोवायरस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है, RNA, और ये अपने RNA से क्या बनाता है, DNA की कॉपी बनाता है, इसीलिए इसको अपन रेट्रोवायरस बोलते हैं। इसके अलावा इसके ऐसा वायरस जो लेटेंट फैमिली यानी कि लंबे समय तक या स्लोली धीरे-धीरे संक्रमण फैलाता है, लेटेंट जिसको अपन बोलते हैं धीरे-धीरे संक्रमण करने वाला वायरस कहलाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे बाहर की तरफ एक एनवेलप होता है, कवर होता है एनवेलप, और इस एनवेलप के ऊपर कुछ स्पाइक प्रोटीन्स होती है कि इस एनवेलप के अंदर की तरफ मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स के अंदर की तरफ एक कोर प्रोटीन होती है जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं, और इस कोर प्रोटीन के अंदर 3 तरह के मुख्य एंजाइम और RNA, डबल स्ट्रक्चर्ड RNA पाया जाता है, जो कि इसका जीनोमिक RNA है। 3 तरह के एंजाइम कौन-कौन से हैं, प्रोटीन जो है वो है तो इंटीग्रेज
प्रोटीन के ऊपर दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, GP4 और GP120 प्रोटीन मिलते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये जो इम्यून सिस्टम की हमारी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट सेल्स है या CD4 रिसेप्टर जिनके ऊपर होता है, अभी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे, फ्लैश साइकिल की बात करेंगे कि CD4 रिसेप्टर क्या है। तो ये CD4 रिसेप्टर को पहचानने का काम करता है और वहां से जुड़ने का काम करता है। कौन सा? स्पाइक प्रोटीन के ऊपर मिलने वाला GP4 प्रोटीन और GP120 प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा जो अभी अपन बात की इसके सेंटर के अंदर एक कौन से स्ट्रक्चर, ये तिकोना स्ट्रक्चर होता है जो कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ है, जिसको अपन कैप्सिड बोलते हैं। और उसके अंदर 3 तरह के एंजाइम और इसके जीनोमिक आरएनए मिलता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी एक स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। नाउ बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की कि इसका लाइफ साइकिल कैसी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल को हम कुछ भागों में समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। पहला स्टेप है अटैचमेंट एंड एंट्री। अब अटैचमेंट का मतलब क्या हो गया कि कैसे ये वायरस जो है वो इन टी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर या CD4 रिसेप्टर जो सेल है, रिसेप्टर वाले सेल, इनके ऊपर ये अटैच होता है। अब बात करते हैं CD4 रिसेप्टर क्या है। जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम जो है उसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती है, जैसे लिम्फोसाइट सेल है, मैक्रोफेज है, मोनोसाइट्स है, इन सभी या मोनोसाइट्स है, इन सभी के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसकी जो एक दूसरे से सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो उससे सिग्नल के थ्रू काम करता है। तो इन सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं CD4 रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो वायरस है HIV वायरस, ये इन CD4 रिसेप्टर को पहचानता है क्योंकि इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन इन CD4 रिसेप्टर के अनुसार ही होती है और इनसे जुड़ने की क्षमता रखती है। जैसे अगर यहाँ माने ये इसका स्पाइक प्रोटीन है और ये अपने पास में सेल है यहाँ पर, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो बना हुआ है उसके ऊपर इस तरीके से ही ये CD4 रिसेप्टर होता है जो इस पे फिट बैठ सके ताकि इनका अटैचमेंट हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 तरह के को रिसेप्टर और होते हैं। CD4 रिसेप्टर तो है ही है, एक तो कौन सा CD4 रिसेप्टर, दूसरा अपन देखते हैं कि इनके अंदर 2 तरह के रिसेप्टर और होते हैं जिसका नाम है CCR5 और दूसरा कौन सा है CXCR4। इनमें से कोई एक को रिसेप्टर होता है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। एक तो कौन सा हो गया CD4 रिसेप्टर जो मेन ग्लाइकोप्रोटीन और साथ में एक को रिसेप्टर में या तो ये हो सकता है CCR5 या CXCR4, दोनों में से कोई एक को रिसेप्टर हो सकता है। इन दोनों की सहायता से ये वायरस जो है वो क्या करता है, जो ये टी या CD4 रिसेप्टर वाली सेल्स है, चाहे वो लिम्फोसाइट है, चाहे मोनोसाइट्स है, चाहे मैक्रोफेज है, इनमें से किसी एक के ऊपर क्या करता है, जुड़ता है। इस जुड़ने को अपन क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। जुड़ने को क्या बोलते हैं अपन, अटैचमेंट। और ये कैसे होगा कि एक बार वो संक्रमित खून जो है या संक्रमित ब्लड है, संक्रमित फ्लूइड है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि ये मनुष्य के बॉडी फ्लूइड के अंदर भी ये वायरस मिलता है, जो वाइटल फ्लूइड्स हैं या जननिक द्रव्य है, ठीक है ना, उनके अंदर भी ये मिलता है। तो किसी वजह से ये संपर्क में आता है, इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आता है, तो वहां ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है या CD4 रिसेप्टर वाली सेल्स है, उनके अंदर इस ग्लाइकोप्रोटीन को पहचानता है और उनके साथ में क्या करता है, अटैचमेंट करता है। और साथ में मदद कौन करता है, को रिसेप्टर, दोनों में से कोई एक। इसको अपन क्या बोलेंगे, अटैचमेंट बोलेंगे। ना एंट्री बात करते हैं कि ये एंट्री कैसे करता है। ठीक है, तो बाहर का जो इसका एनवेलप होता है, ये एनवेलप किससे बना होता है, लिपिड से। ये एनवेलप जो है ये तो बाहर रह जाता है इसके, केवल इसके अंदर एंट्री कौन सा करता है, इसका जो कोर पार्ट है, कोर प्रोटीन पार्ट है, ये पूरा का पूरा इस सेल के अंदर जाता है। यहाँ केवल जेनेटिक मटेरियल नहीं जाता है, बल्कि जो कोर प्रोटीन कैप्सिड है ये पूरा इसके साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है। तो पहला हो गया इसको पहचानना और उसके बाद में इसकी एंट्री, यानी कि पहचानने के बाद में क्या करता है, अपने पूरे
ये को रिसेप्टर है, ठीक है। और यहाँ पर ये वायरस है, तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको पहचानेगा, यहाँ से अटैच होगा, अटैच होने के बाद में इसका एनवेलप जो है इसकी सेल वॉल से जुड़ जाता है पूरा, और जुड़ने के बाद में केवल क्या ट्रांसफर करता है, पूरा का पूरा कोर प्रोटीन अंदर ट्रांसफर कर देता है। और इस कोर प्रोटीन या कोर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, 3 तरह के एंजाइम और इसका जीनोमिक आरएनए मौजूद होता है। कौन कौन से एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम। अब एक बार जैसे ये एंट्री करता है तो नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो आरएनए है, ये आरएनए स्वयं की कॉपी के ऊपर, स्वयं के टेम्पलेट के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है, डीएनए के स्ट्रैंड का निर्माण करता है। तो ये इसका जो जीनोमिक आरएनए था, उस जीनोमिक आरएनए क्या करता है, ये इस एंजाइम के द्वारा, स्वयं के आरएनए के ऊपर इस एंजाइम के द्वारा, स्वयं के एंजाइम के द्वारा क्या करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। और ये जो डीएनए की कॉपी बनती है, अब डबल स्ट्रैंडेड कॉपी डीएनए की बनी, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपी के एक सिरे के ऊपर ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है ये जुड़ जाता है, इंटीग्रेज एंजाइम जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब स्वयं की पुनरावृत्ति, रिवर्स रूप में, जैसे इसका जीनोमिक आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ता है और फिर क्या करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। इस आरएनए की कॉपी बनने की किस रूप में, डीएनए के रूप में। अब नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए होस्ट सेल कौन सी अपनी टी लिम्फोसाइट मान लो, जो सबसे कॉमन है टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये जो डीएनए बना ये इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर देखते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जहां पर न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स होता है। आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे या बड़ी कक्षाओं में देखेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस कोर कॉम्प्लेक्स से होकर इस डीएनए को इसके होस्ट के डीएनए तक लेकर जाने के लिए क्या काम आता है, इंटीग्रेज जो एंजाइम है वो काम आता है। वो क्या करता है, इस डीएनए के आगे जुड़ जाता है और इसको फैसिलिटेट करता है, यानी इसको लेने में, लेकर जाने में सुगमता करता है, ठीक है। तो जो डीएनए बना यहाँ पर उसको इस एंजाइम की सहायता से कहां पर पहुंचा दिया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पर होस्ट का खुद का डीएनए, उस डीएनए के अंदर इस इंटीग्रेज एंजाइम की सहायता से ये डीएनए जो है ये कहां पर जुड़ जाता है, होस्ट के खुद के डीएनए के साथ में जुड़ जाता है। अब इसको यहाँ पर अपन बोलते हैं प्रोवायरस बोलते हैं और इस स्टेज को लेटेंट पीरियड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लेटेंट पीरियड, क्योंकि इस स्टेज में ये जो प्रोवायरस है, ये प्रोवायरस लंबे समय तक इनएक्टिव पड़ा रहता है, कई बार कई सालों तक पड़ा रहता है। इसीलिए अपन देखते हैं कि इस स्टेज में एड्स की पहचान करना या एचआईवी वायरस की पहचान करना आसान नहीं होता है और काफी लंबे समय तक पेशेंट जो है रोगी उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। कई बार अपन देखते हैं कई सालों तक, 5-6 साल या 10 साल तक भी ये लेटेंट पीरियड में पड़ा रहता है। इसके बाद में ये एक्टिव होता है, ठीक है। अब कुछ मनुष्य में एक्टिव जल्दी होता है, कुछ में काफी लंबे समय बाद में होता है। तो नेक्स्ट है एक्टिव होना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है। जैसे ही इसको एक्टिवेशन सिग्नल मिलते हैं तो अब ये जो प्रोवायरस है जो डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड है होस्ट के साथ में, वहां पर ये एक्टिव होता है और एक्टिव होकर सबसे पहले क्या बनाएगा, एक एमआरएनए की कॉपी बनाएगा और ये एमआरएनए कॉपी कहां पर आती है, होस्ट के साइटोप्लाज्म में वापस आ जाती है, ठीक है। और होस्ट की मशीनरी को भी उपयोग में लेते हैं, यानी होस्ट के राइबोसोम और उसके दूसरे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इन सब को यूज में लेते हुए स्वयं के लिए प्रोटीन की एक लंबी चेन का निर्माण करती है, बहुत लंबी चेन का निर्माण करती है प्रोटीन की। और किसके द्वारा, एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए जो किससे बना, इसके जो प्रोवायरस का डीएनए जो होस्ट के साथ में जुड़ चुका था उससे एमआरएनए बना और उस एमआरएनए से होस्ट की मशीनरी को यूज में लेते हुए क्या बनेगा, ये स्वयं के लिए बहुत बड़ी
जो इसका तीसरा एंजाइम है प्रोटीज एंजाइम, उसके द्वारा क्या हो जाता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेज आता है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा? रेप्लिकेशन ऑफ वायरल जीनोमिक आरएनए, यानी कि ये जो वायरल जीनोमिक जो इसका खुद का सेल के साथ में क्या था, वायरस का डीएनए जुड़ा हुआ था, उस डीएनए से वापस क्या बनता है, जीनोमिक आरएनए बनता है। इसके जो डबल स्ट्रैंड है जीनोमिक आरएनए, वो डबल स्ट्रैंड बनते हैं, और ये डबल स्ट्रैंड वापस कहां पर आते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित हो जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है, इसका जीनोमिक आरएनए मौजूद है, इसकी कोर प्रोटीन मौजूद है, और अदर प्रोटीन जिसके द्वारा इसके एनवेलप का निर्माण और मैट्रिक्स का निर्माण होता है, यानी सभी टुकड़ों के टुकड़े वहां पर मौजूद है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, असेंबलिंग एंड रिलीजिंग, यानी कि जितने भी अलग अलग पार्ट बने हैं उन सबको असेंबल करना। तो यहाँ अपन देखते हैं कि इन सब के लिए अगर इसके जीन की संरचना देखें तो एचआईवी के अंदर टोटल 9 जीन्स होती है, 9 जीन अब तक देखी गई है कि इसमें टोटल 9 जीन होती है, जिसमें से 6 जीन्स ऐसी हैं जो कि असेंबली और रिलीजिंग के लिए आवश्यक है। इसकी जो असेंबलिंग होती है प्रोटीन निर्माण, इनके सारे जो पार्ट हैं उन सबकी असेंबलिंग के लिए और इसके रिलीजिंग के लिए आवश्यक है। और 3 जीन ऐसी होती है जो कि इसके रेप्लिकेशन के लिए, इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक होती है। टोटल 9 जीन के अंदर मौजूद होती है। अब 9 जीन में जैसे अपन देखते हैं कि जो 3 जीन जैसे प्रो जीन है जो कि इसका जो कि एनवेलप का निर्माण करती है, GAP गैप जीन है, इन सबका अलग अलग काम है। सबका कोई इसका इंटीग्रेशन के लिए कर रही है, कोई इसके एनवेलप का निर्माण करती है, तो बाकी जीन्स के असेंबली और रिलीजिंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो इन जीन्स की सहायता से क्या करते हैं, जो सिग्नल मिलते हैं, जो मैसेज मिलते हैं, उसकी सहायता से ये जो जीनोमिक आरएनए हुआ, वो जो प्रोटीन के टुकड़े बने थे, ये सब असेंबल होकर वापस क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल बनाते हैं। और ये जो वायरस पार्टिकल जब असेंबल होगा तो ये वापस क्या होता है, इस सेल वॉल से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलते वक्त क्या करता है, ये होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से लिपिड का कुछ अंश लेकर निकल जाता है, लिपिड का कुछ अंश लेकर, जो उसके मैट्रिक्स जो उसके एनवेलप निर्माण में काम में आता है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर क्या बन जाए, एक लेयर बन जाए, और ये छुपा हुआ भी रहता है। इसकी वजह से ये क्या करता है, इस इम्यून सिस्टम से छुपा हुआ भी रहता है और लगातार अपना इन्फेक्शन फैलाता रहता है। और धीरे धीरे क्या करता है कि जो होस्ट के जो जिस रोगी मनुष्य है, उस रोगी मनुष्य के पूरे इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देता है, या उसके इम्यून सिस्टम को काफी हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो होने लगता है। यानी कि अपने आप में स्वयं ये कोई रोग नहीं है, इसके खुद के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये करता क्या है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे रोग जो है वो घातक रूप से मनुष्य को संक्रमण करने लगते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे कई सारे इन्फेक्शन एक साथ बॉडी में हो जाते हैं, इसको कलेक्शन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं, और उसकी वजह से मनुष्य एक स्टेज ऐसी आती है जब उसकी डेथ हो सकती है या डेथ की स्टेज पर पहुंच सकता है। अब आज की तारीख में अपन देखते हैं कि हर स्टेज पर, जैसे अपन देखते हैं अटैचमेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इंटीग्रेशन है, इन सभी के ऊपर अलग अलग वैक्सीन ड्रग्स का निर्माण किया गया जो इस हर स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। कई सारी आज की तारीख के अंदर अपन देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की वैक्सीन ड्रग्स बन चुकी है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल नाम लेते हैं अपन, कौन सा, एंट्री इनहिबिटर एंजाइम। जैसे एंट्री इनहिबिटर ड्रग्स है, तो एंट्री इनहिबिटर ड्रग्स जो है वो क्या करेगी, इसकी एंट्री के समय ही वायरस को इंटरफेयर करेगी। वो ड्रग क्या करेगी, इस वायरस के एंट्री के समय ही जो प्रोटीन्स एंट्री के लिए सहायक होती है, यानी कि कौन सी सहायक होती है एंट्री के लिए, इसकी स्पाइक प्रोटीन GP4 और GP120, इनके अंदर ही क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है, जिसकी वजह से ये एंटर ही नहीं हो पाए। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन प्रोटीन है, यहाँ पर भी अपन कुछ ड्रग्स ऐसी बनाई है जो इंटीग्रेज एंजाइम जो है इसके फंक्शन में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से कि अपने
ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी कि ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इसके लिए भी कुछ दवाइयां बनाई गई है जो इस एंजाइम के फंक्शन में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये अपने आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं कर पाए। यानी हर स्टेज के अंदर आज की तारीख में कुछ ऐसी दवाइयां आ गई है जिनसे हम एड्स की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, इन दवाइयों को अपन बोलते हैं इनहिबिटर्स दवाइयां बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट के अंदर अपन ने आज देखा कि एचआईवी वायरस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी लाइफ साइकिल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि एचआईवी वायरस जो है वो फैलता किन किन तरीकों से है और इनके बचाव के उपाय क्या क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें।